आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास remains constant at every cross section throughout the fluid flow। आपकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ये बर्नौलीज थ्योरम कहता है। अब ये टोटल एनर्जी क्या है? ये है आपकी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये पर यूनिट मास है तो आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी में mgh के बजाय हमने सिर्फ gh लिखा है, m आपका डिलीट हो गया क्योंकि पर यूनिट का मतलब मास आपका 1 होगा। यहाँ पे हाफ mv² होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हाफ v² है, मास को मैंने यहाँ 1 ले लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये आपका कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ट्यूब में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे इसको हम स्मॉल a1 लेंगे और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a2। अब आप देख सकते हो डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जिसका एरिया बड़ा होगा उसमें लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी और जिसका एरिया छोटा होगा उसमें लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स v1 की वेलोसिटी कम है और यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से जो एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से लिक्विड, उसकी वेलोसिटी कम और यहाँ पे v2 वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमने ग्राउंड से इसकी हाइट ले ली h1 और इसकी हाइट ले ली h2, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि आपके h2 बड़ी है और h1 की हाइट कम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी b पे ज़्यादा है, a पे कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? b माइनस a, मतलब b के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो a के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको माइनस करेंगे। वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपका हाफ mv² से हाफ mv1² माइनस करेंगे। तो डायग्राम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि P1 और P2 प्रेशर है एंड A एंड B के ऊपर। A1 और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है A और B के। H1 H2 हाइट है A और B की, और V1 V2 है नॉर्मल वेलोसिटी एट A एंड B, और रो हमने डेंसिटी ले लिया है लिक्विड की। तो ये डायग्राम को हमने फॉलो करना है। द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम A टू B, हमारा लिक्विड A से B की तरफ को फ्लो कर रहा है। यहाँ से आपका लिक्विड A से किस तरफ जा रहा है? B की तरफ को। तो हमने पढ़ा है कि जब आपका कोई मूवमेंट, किसी भी टर्म की मूवमेंट तभी होती है जब आपका प्रेशर डिफरेंस हो। ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्ट हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को मूव करता है, तो दैट मीन्स P1 प्रेशर आपका हायर होना चाहिए और P2 प्रेशर आपका लोअर होना चाहिए। तो यही हमने कहा, P1 इज ग्रेटर देन P2। द मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड इज, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फॉलो करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो, और जो आपका मास के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से रो से इसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये आ जाएगा m बाय रो। अगेन मैंने आपको कहा कि A1 जो ये एरिया है A1 ये बड़ा है और A2 क्या है? छोटा है। तो A1 बड़ा है A2 से, तो इट मीन्स आपकी जो जिसका एरिया छोटा होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो A2 बड़ा है तो V2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सॉरी A2 छोटा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी लिक्विड की ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको पहले प्रूव करके दिया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। उसके बाद ये कहता है कि वर्क डन ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए, जो ए पे है वो वर्क डन आपका प्रेशर एनर्जी क्रिएट करे। प्रेशर काम कर रहा है ना, आपने इसको, प्रेशर का मतलब ये हुआ कि आप जैसे आप घर में टुल्लू पंप लगाते हो, पानी को ग्राउंड से कहाँ लिफ्ट करते हो? छत के ऊपर जहाँ टंकी आपने रखी होती है, तो यहाँ से हम किसी न किसी वे से प्रेशर जनरेट करते हैं, तो वो वर्क डन हम करते हैं। तो प्रेशर की हेल्प से हमने वर्क डन किया एट सेक्शन ए। तो ये होता है प्रेशर, क्या होता है? फोर्स इंटू आपका जो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स आपका क्या है? प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस इस केस में क्या है? ये है आपका, ये क्या V1 क्या डिफाइन करेगा? क्योंकि पर सेकंड कहा गया है, तो दैट मीन्स उस केस में जब टाइम आपका 1 सेकंड हो तो वेलोसिटी और डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैलकुलेशन के थ्रू। जैसे हमारे पास मान लो ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है आपके पास, ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अगर मैं कहता हूँ कि टाइम आपका 1 सेकेंड है, तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, डिस्टेंस के बराबर। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे भी की हुई है कि जब आपका टाइम 1 सेकेंड है तो हम डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी ली हमने, v1। तो ये यहाँ पे v1 क्या डिफाइन कर रहा है, ये v1 डिफाइन कर रहा है यहाँ पे डिस्टेंस को पर सेकंड में, 1 सेकंड में। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, एंड व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पर सेकंड हम ले रहे हैं, तो हमने इसको वेलोसिटी लिया हुआ है। तो व्हाट इज एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये v1 वेलोसिटी है और v आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये आ गया p1 इंटू वी। हमने एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो ये डिस्टेंस क्या, ये वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपने ध्यान देना है। उसी तरह हमने b के ऊपर भी लिया तो p2 इंटू वी आ जाएगा। अब मैंने कहा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है ये वाला प्रेशर, ये इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ को। तो ये आएगा नेट वर्क डन आएगा p1 माइनस p2, क्योंकि p1 ज़्यादा है और p2 कम है। तो नेट वर्क डन हो गया p1v माइनस p2v। ठीक है, द इंक्रीज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इसको प्रेशर गलत लिखा है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो कितना इंक्रीज हुआ, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हो गया mgh2 और ये आ गया mgh1। तो mgh2 माइनस mgh1। अगेन द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, ये ज़्यादा होगी क्योंकि v2 ज़्यादा है, तो हाफ mv2 स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी थी, हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर वो कह रहा है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि जितना हमने काम किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ से काम किया है, हमने एक किसी मशीन की हेल्प से यहाँ से लिक्विड को ऊपर की तरफ को पुश किया है, तो वो काम क्या है, वो है p1v माइनस p2v। वो वर्क डन आपने प्रेशर ने किया, वो प्रेशर ने वो काम करके दिया। जब वो काम हुआ तो उससे क्या हुआ, आपके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। कितनी इंक्रीज की, mgh2 माइनस mgh1। मतलब आपने नीचे से पानी कहाँ उठा दिया, ऊपर, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई वो डिपेंड करता है हाइट कितनी मूव किया आपने। तो हमने की h2 से, सॉरी h1 से h2, तो ये आ गया mgh2 माइनस mgh1। फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अगेन v2 ज़्यादा है, v1 कम है, कितनी इंक्रीज हुई, तो फाइनल से इनिशियल माइनस कर देंगे। फिर इसको खोलेंगे, 1 वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, p1v mgh1 हाफ mv1 स्क्वायर, ये एक तरफ हो जाएंगे सारे कैलकुलेशन के बाद, आप देख सकते हो। और 2 वाले टर्म को राइट साइड में कर देंगे, तो ये प्लस में आ गए, ये भी प्लस में आ गए। फिर पूरी टर्म को m से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास जहाँ m है वो कट जाएगा, जहाँ नहीं है वो हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा p1v अपॉन m प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर, p2v बाय m प्लस gh2 प्लस हाफ v1 स्क्वायर। अब हमें पता है व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी। तो ये क्योंकि मास नीचे है तो हमने डेंसिटी को नीचे ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगी। जब आपकी 1 वाली टर्म 2 के बराबर हो तो दैट मीन्स वो 3 के बराबर भी होगी, मतलब p3 बाय रो प्लस gh3 प्लस हाफ v3 स्क्वायर भी इक्वल टू इसके बराबर रहेगा। ठीक है, इस तरह 4 के बराबर भी होगा। तो दैट मीन्स ये जो इन सभी का सम है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये एक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। मतलब ये तीनों एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम एक तरह से और भी ले सकते हैं कि अगर मान लो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा इन तीनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा ताकि वो बैलेंस कर सके एक दूसरे को। तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम।